वेलकम यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने जा रहे हैं अपनी क्लास 12 की हिस्ट्री के चैप्टर 2 के बारे में। ये इस चैप्टर का पार्ट 2 होने वाला है। इसका पार्ट 1 हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि चैप्टर का फ्लो क्या होने वाला है, हमें क्या क्या डिस्कस करना है। तो अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो फटाफट से उसे देखिए। उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ नोट्स भी डिस्क्रिप्शन के आपको अंदर मिल जाएंगे। उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि कैसे कैसे पूरा फ्लो है। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जनपद और महाजनपद के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये दौर है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक का, जब क्या हुआ था, जनपद और महाजनपद का विकास हुआ था। तो सबसे पहले तो हमें यही समझना है कि जनपद या महाजनपद होती क्या है। तो देखिए, जन का मतलब होता है लोग, ठीक है, और पदों का मतलब होता है पैर। तो बेसिकली आप ऐसा समझिए कि जनपद उस जगह को कहा जाता था जहाँ पर लोग आकर रहने लगे। तो आप इमेजिन कीजिए एक छोटा सा गांव है जिसके अंदर कुछ लोग रहते हैं, वही हुआ करते थे क्या, जनपद। तो बेसिकली जब लोग एक जगह रहने लगे, ठीक है, तो वही क्या बन गए, जनपद बन गए, ठीक है, जिसे छोटे छोटे गांव आप समझ सकते हैं। अब हुआ क्या कि उसी दौर के अंदर लोहे की खोज हुई। किसकी खोज हुई? लोहे की खोज। तो इन जनपदों का विकास कैसे हुआ ये हमें देखना है। तो उस दौरान लोहे की खोज हुई और इसके बाद क्या हुआ, इनके रहने सहने के तरीके में ना परिवर्तन आ गया। क्या क्या परिवर्तन आया? देखिए, लोहे की वजह से क्या हुआ कि हल अच्छे बनने लगे और हथियारों का निर्माण होने लगा। एक एक करके समझते हैं। अब हलों की वजह से क्या हुआ कि हल की वजह से जब वो लोहे के बनने लगे तो वो ज़मीन में और गहराई तक खुदाई करने लगे। ज़्यादा गहराई तक खुदाई करने की वजह से कृषि की पैदावार अच्छी हो गई। और अब जब पैदावार अच्छी हो गई तो लोग बहुत ज़्यादा अनाज उगाने लगे, जितनी शायद उन्हें ज़रूरत भी नहीं थी, ठीक है। फिर उसका वो व्यापार करने लगे और उनके पास क्या होने लगा, धन इकट्ठा होने लगा, ठीक है। साथ ही साथ क्या हुआ कि लोहे के यानी लोहे की खोज के साथ ही एक चीज़ और हुई कि हथियार बनाने की शुरुआत हो गई। अब हथियार बनाने की वजह से लोग क्या करने लगे, एक दूसरे पर आक्रमण करने लगे और एक दूसरे के धन वगैरह पर या राज्य वगैरह पर कब्जा करने लगे। तो इस तरीके से क्या हुआ कि हथियार और खेती में वृद्धि के कारण जनपदों के आकार बढ़ने लगे, ठीक है। खेती के कारण पैसा बढ़ा, ठीक है, लोग बढ़े, और साथ ही साथ क्या हुआ कि हथियारों के कारण राज्यों का आकार बढ़ने लगा, क्योंकि अब वो अपने साम्राज्य को संभाल सकते थे, सुरक्षा के लिए उनके पास कुछ था। तो इन सब चीज़ों की वजह से वो जो छोटे छोटे से गांव थे यानी जनपद थे, वो और ज़्यादा बड़े और ज़्यादा बड़े और ज़्यादा बड़े होने लगे। और जब वो बहुत ज़्यादा बड़े हो गए तो उन्हें क्या बोलने जाने लगा, महाजनपद बोला जाने लगा, ठीक है। तो छोटा सा गांव जनपद और एक बड़ा सा गांव क्या हो गया, महाजनपद, यानी जिसे आप पूरा एक राज्य बोल सकते हो। तो महाजनपद हुआ क्या करते थे कि बेसिकली जहाँ पर क्या हो, बहुत सारे लोग, ठीक है, रह रहे हों एक राज्य के रूप में, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, महाजनपदों का विकास हुआ। तो उस समय टोटल कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। और इसमें सबसे बड़ा कौन सा था? मगध था, ठीक है। ये आप चित्र में देख सकते हैं, ये सारे आपको दिखाए गए हैं। इसके बारे में मैं अभी 1 बाय 1 बता देता हूँ, तो आप एक बार नज़र डाल लें। तो अगर हम देखें 1 बाय 1, तो देखिए काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, अवंती, अश्मक, कांधार, कंबोज। इस तरीके से कितने पूरे 16 महाजनपद थे, यानी 16 बड़े बड़े राज्य थे उस दौरान। तो इनकी विशेषताओं के बारे में बात करें, यानी इनके खास क्या था, ठीक है, ऐसा क्या खास था इनके अंदर। तो सबसे पहले क्या होता था कि हर जो महाजनपद था ना, उसकी एक राजधानी हुआ करती थी। तो महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। राजधानियों की किलेबंदी की जाती थी, यानी उसको चारों दीवार से, चारों तरफ से किससे घेरा जाता था? दीवारों द्वारा। किसके लिए? सुरक्षा के लिए, ठीक है। किलेबंदी का मतलब है कि उसे घेर देना चारों तरफ से, ताकि उस पर कोई आसानी से आक्रमण ना कर सके। इसके अलावा क्या होता था कि राजधानियों में रखरखाव के लिए सेना हुआ करती थी। अब जब छोटे छोटे राज्य या गांव वगैरह हुआ करते थे तो वहां पर सेना नहीं होती थी, ठीक है। पर जब राज्य बड़े होने लगे, ठीक है, तो वहां पर स्पेशलाइज सेना रखने लगे लोग, ताकि वो क्या कर सके, अपनी रक्षा कर सके आसपास के राज्यों से, ठीक है। साथ ही साथ क्या होता था कि हर जनपद में सेना तथा नौकरशाह हुआ करते थे। सेना और नौकरशाह होने का मतलब क्या है कि एक सेना होती थी जो राज्य की रक्षा करती थी, और नौकरशाह हुआ करते थे जो राज्य के अन्य काम करते थे, जैसे कर वसूलना या देखरेख करना वगैरह वगैरह, ठीक है। शासन व्यवस्था कैसी थी वहां पर? तो देखिए, अधिकांश जो महाजनपद थे ना, वहां पर एक राजा हुआ करता था, यानी एक पूरा महाजनपद और उसका एक राजा, ठीक है। जबकि कई महाजनपद ऐसे भी थे जो गण और संघ के नाम से जाने जाते थे, जहां पर लोगों का समूह शासन करता था। ये मैं अभी आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो मुख्य कितने महाजनपद हो गए? 16। और सबसे मुख्य कौन सा हो गया? मगध। तो अब देखते हैं कि गण और संघ क्या थे। तो एक जगह तो हमने पढ़ा कि एक ही राजा हुआ करता था पूरे राज्य का। दूसरे हुआ करते थे गण और संघ, जहां पर बहुत सारे लोग क्या किया करते थे? शासन किया करते थे। तो आप कुछ ऐसा समझ लो कि एक ग्रुप ऑफ पीपल होता था, यानी एक लोगों का क्या होता था? ग्रुप होता था, जो क्षेत्र पर क्या करता था? शासन करता था। गण का मतलब क्या होता है? कई सदस्यों का समूह। और संघ का मतलब क्या होता है? संगठन। तो कई सदस्यों के संगठन को ही कहते हैं क्या? गण और संघ। और ये क्या करते थे? उस क्षेत्र पर शासन करते थे, ठीक है।
जो गौतम बुद्ध और महावीर थे वो भी ऐसे ही गणों से संबंधित थे, यानी वो भी ऐसे ही राज्यों से बिलोंग करते थे जहाँ पर बहुत सारे लोग शासन किया करते थे। इन दोनों के बारे में सुना होगा आपने ज़रूर। ठीक है, होता क्या था इसके अंदर कि गण में एक से ज़्यादा व्यक्ति शासन संभालते थे और यहाँ पर सभी को क्या दिए जाते थे, समान अधिकार, यानी जितने भी लोग शासन कर रहे थे ना, सभी क्या हुआ करते थे, एक तरीके से राजा ही हुआ करते थे, सबको राजा के बराबर अधिकार मिला करते थे। अब बात आती है धर्म ग्रंथों का निर्माण। तो कहने का मतलब है कि देखिए, राज्य को चलाने के लिए कुछ नियम कायदे कानून चाहिए होते हैं ना, तो वो नियम कायदे कानून क्या थे, धर्म ग्रंथों के अंदर। तो इसी दौरान क्या किया कि ब्राह्मणों ने धर्म ग्रंथों का निर्माण किया। तो धर्म ग्रंथों के अंदर राज्य के नियम बताए गए कि राज्य किस तरीके से चलेगा। तो उन्होंने कहा कि भाई राजा बनने का अधिकार सिर्फ किसको होगा, क्षत्रियों को होगा। ठीक है, शिक्षा और ज्ञान बांटने का अधिकार किसको होगा, ब्राह्मणों को होगा। और इसी तरीके से सभी लोगों के कार्य क्या किए, ब्राह्मण ने एक एक करके निश्चित किए और लोग उसी तरीके से काम किया करते थे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कर वसूली। कर वसूली के अंदर क्या था, देखिए अब राज्य को चलाने के लिए पैसा तो चाहिए ना। ठीक है, राजा का शासन वगैरह, सेना वगैरह सबको देखने के लिए, तो पैसा कहाँ से आता था। तो पहला तो क्या होता था कि राजाओं द्वारा व्यापारी और शिल्पकारों से भेंट के रूप में, यानी एक तरीके से ऑफरिंग्स, यानी जो आपको वो आकर सामने से दे जा, उपहार जिसे कह सकते हैं, के रूप में कर वसूला जाता था। ठीक है, साथ ही साथ क्या होता था कि इसके अलावा जो वनवासी या चरवाहे वगैरह होते थे, वन में रहने वाले या चरवाहे, जो चरवाहा वगैरह जो चराया वगैरह करते थे गाय भैंस वगैरह को, उस समय के जो जानवर थे, ठीक है, तो उनके विषय में मतभेद है। ऐसा माना जाता है कि उनसे भेंट के रूप में घोड़े या हाथी ले लिए जाते थे, यानी ऐसा पर्टिकुलरली पता नहीं है कि ऐसा होता था, पर ऐसा माना जाता है कि उनसे क्या किया जाता था, भेंट के रूप में घोड़े और हाथी ले लिए जाते थे जो सेना में काम आते थे। इसी के साथ साथ राजा क्या करते थे, और पैसा इकट्ठा करने के लिए दूसरे राज्यों पर आक्रमण करते थे। ठीक है, और उनकी सेना और धन पर कब्जा करके भी वो क्या करते थे, अपनी संपत्ति में वृद्धि किया करते थे। तो इस तरीके से पूरे महाजनपदों का विकास हुआ और वहाँ पर शासन चला करता था। आई होप कि आपको सब कुछ बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। पार्ट 3 इसका जल्दी ही आ जाएगा, उसे देखिए। उसका लिंक भी ऊपर आपको आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नोट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है ही। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो एक बार उसे भी देख ले। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ऐसी ही और वीडियोज़ और नोट्स के लिए। सब्सक्राइब करके जाइए चैनल को, बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली है कंटिन्यूसली। और लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है ऐसी और वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू।